Shruat in the new class of surveying under this Prerna screen. So today we'll start with a new topic, that is your compass surveying. Okay. By definition, compass surveying it comes under the linear measurements, because in this also we are what we are doing, we are taking the directions, because for more accuracy we need to find out the direction of a given line. For that we require a compass. So that is why for finding out the direction, an instrument which is called as compass is used, and therefore it is related to compass surveying. So it is related to compass, so that is why it has been given as the name as compass surveying. Okay. A branch, basically by definition, book is definition, what it is saying, that a branch of survey line in which the direction of the survey lines are measured are determined with the compass, and the length of the lines are measured with the help of tape or chain, generally used to run a traverse. So basically इसमें होता क्या है, सर्विंग में आप क्या कर रहे हैं, चेन और टेप की हेल्प से अपन क्या कर रहे हैं, उसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं, एज वेल एज कंपास की हेल्प से अपन क्या कर रहे हैं, उसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं. जनरली डायरेक्शन एक सर्टन मेरिडियन से मेजर किया जाता है. वो मेरिडियन अपन जनरली क्या लेते हैं, नॉर्थ साउथ पोल को अपन मेरिडियन कंसिडर करते हैं. ओके. Now there are different types of meridians available. Meridians are the fixed line with reference about which the directions or angles are measured. As I told you, if a traverse is there, what do you need to do? अपने को अगर उस लाइन का डायरेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा तो अपने को एक सर्टन लाइन फिक्स करना पड़ेगा. उसके अलावा उसका अपन एंगल मेजर करेंगे. ठीक है. तो वो जो लाइन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज योर मेरिडियन. ओके. जनरली योर नॉर्थ साउथ पोल इज टेकन एज अ मेरिडियन. ओके. Now there are first type of meridian is a true meridian. Okay, so the true meridian is nothing but your north and the south, which has been established by astronomical observation. Okay, now the magnetic meridians mean what? If you are using a magnetic needle, okay, when you suspend it on a pivot, अगर अपन एक पाइवट के ऊपर में अपने नीडल को अपन क्या करते हैं, फिक्स करके रखते हैं, तो क्या होगा, इट विल शो सर्टेन डायरेक्शंस. ओके. That needle direction is nothing but your magnetic meridian. Okay, the direction shown by the freely floating and balanced magnetic needle, free from all the attraction. और दो वहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए. तो अगर ऐसा जो डायरेक्शन आपकी निडल शो कर रही है उसको अपन क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन. ओके. आफ्टर दैट देयर इज ग्रिड मेरिडियन. ओके. तो ग्रिड मेरिडियन व्हाट इट इज सेइंग, फॉर सर्वे ऑफ अ स्टेट द ट्रू मेरिडियन ऑफ सेंट्रल प्लेस इज टेकन एज द रेफरेंस मेरिडियन फॉर द होल स्टेट एंड इट इज कॉल्ड एज अ ग्रिड मेरिडियन. सो उसमें अपन क्या कर रहे हैं कि अगर अपने को कोई एक सर्टेन स्टेट का क्या करना है, सर्वे करना है, तो क्या करेंगे अपन, फॉर अ ट्रू मेरिडियन ऑफ सेंट्रल प्लेस, कोई भी एक सेंट्रल प्लेस को अपन क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे दैट इज योर सेंट्रल मेरिडियन, और उसी के रेफरेंस से अपन क्या करेंगे, पूरा ग्रिड मार्क करेंगे और अपना सर्विंग करेंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रिड मेरिडियन. ठीक है. आर्बिटरी मेरिडियन मतलब क्या है कि अगर अपने पास कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, ट्रू मेरिडियन नहीं है अपने पास, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है, ग्रिड मेरिडियन अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस अपन क्या करेंगे, तो कोई भी डायरेक्शन चूज कर लेंगे अप्रोक्सीमेटली. ठीक है. और उसके अलावा अपन अपना जो एंगल है उसको मेजर करेंगे. तो अगर अपने हिसाब से अगर अपन चूज कर रहे हैं कोई भी डायरेक्शन, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एज आर्बिटरी मेरिडियन. ओके. दे आर जनरली यूज फॉर स्मॉल सर्विंग वर्क, दे आर नॉट जनरली यूज फॉर लार्ज सर्विंग वर्क. ओके. इंपॉर्टेंट वर्क्स के लिए अपन आर्बिटरी मेरिडियन को यूज नहीं करेंगे. ओके. So this is all about your types of meridians. Okay. Now the types of bearings, as you know, with the help of compass, what is measured, angle is measured. But when it is being measured with the help of north, okay, जब भी अपन एंगल को क्या कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ मेजर कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, इट इज नॉट कॉल्ड एज एंगल, इट इज कॉल्ड एज बेयरिंग्स. ओके. तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, बेयरिंग्स. बेयरिंग्स आर द लाइन इज द एंगल बिटवीन द मेरिडियंस एंड द सर्वे लाइन. जो मेरिडियन लाइन होती है और जो सर्वे लाइन होती है उनके बीच का जो एंगल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बेयरिंग. ठीक है. फर्स्ट आता है आपका ट्रू बेयरिंग. ट्रू बेयरिंग में क्या होता है, लाइन इज हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड द लाइन. अगर नॉर्थ साउथ अपन डायरेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई लाइन को अपन क्या कर रहे हैं, उसका एंगल मेजर कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज ए ट्रू बेयरिंग. मैग्नेटिक बेयरिंग मतलब क्या, अगर मैग्नेटिक निडल सस्पेंडेड है और वो एक मेरिडियन शो कर रहा है, और उसके अलावा अगर अपन एंगल मेजर कर रहे हैं लाइन का, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक बेयरिंग. ठीक है. नॉर्थ साउथ से लिए तो ट्रू बेयरिंग, अगर निडल की हेल्प से ले रहे हैं तो उसको मैग्नेटिक बेयरिंग बोलेंगे. ठीक है. ग्रिड अगर अपन ने मेरिडियन कंसिडर कर रहे हैं तो उसके अलावा जो एंगल मेजर होगा उसको बोलेंगे ग्रिड बेयरिंग. वैसे ही अगर एक आर्बिट्री लाइन अगर आपने चूज किया हुआ है और उसके अलावा अपन क्या कर रहे हैं,
बेयरिंग्स एंगल मेजर कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आर्बिट्ररी बेयरिंग्स। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर बेयरिंग्स। नाउ देर आर वेरियस सिस्टम्स ऑफ बेयरिंग। जनरली दो टाइप की बेयरिंग्स होती है, एक होती है आपकी होल सर्कल बेयरिंग, एक होती है आपकी क्वाड्रेंटल बेयरिंग। ओके, तो विल डिस्कस ईच वन बाय वन। होल सर्कल बेयरिंग मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी लाइन का एंगल मेजर कर रहे हो ओनली विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, ये अगर आपका नॉर्थ साइड है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर सपोज कोई लाइन इधर आ रही है तो उसका भी एंगल आप कहाँ से मेजर कर रहे हो, नॉर्थ से। सपोज दिस इज योर θ1। अगर कोई लाइन इस डायरेक्शन में आ रही है, अगेन इसका भी एंगल अपन कहाँ से मेजर कर रहे हैं, नॉर्थ से। सपोज दिस इज योर θ2। कोई लाइन इधर आ रही है, इसका भी एंगल अपन कहाँ से मेजर करेंगे, नॉर्थ से मेजर करेंगे। दिस इज योर θ3। एक लाइन सपोज यहाँ आ रही है, इसका भी एंगल अपन कहाँ से मेजर कर रहे हैं, यहीं से मेजर कर रहे हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, θ4। तो एनी लाइन अगर उसका अपन एंगल मेजर कर रहे हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू योर ट्रू मेरिडियन, ओके, और या फिर मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड वी आर टेकिंग नॉर्थ एज योर रेफरेंस लाइन, देन इट इज कॉल्ड एज योर होल सर्कल बेयरिंग। उसको अपन क्या बोलेंगे, होल सर्कल बेयरिंग। तो होल सर्कल बेयरिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 डिग्री से स्टार्ट होगा और कहाँ तक एंड होगा, इट विल बी एंडिंग अप टू 360 डिग्री। ठीक है, 0 से 360 डिग्री तक का हो सकता है। इज दिस क्लियर, होल सर्कल बेयरिंग? आफ्टर दैट विल कम अबाउट टॉक अबाउट क्वाड्रेंटल बेयरिंग। क्वाड्रेंटल बेयरिंग में क्या करना है आपको, आप तो एंगल जो मेजर करना है या तो नॉर्थ के रेफरेंस से मेजर करना है या तो साउथ के रेफरेंस में मेजर करना है। इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। होल सर्कल बेयरिंग में एंगल जो है क्या किया जाता है, ऑलवेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। नॉर्थ से लेंगे अपन तो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेंटल बेयरिंग में अपन क्या करेंगे, या तो दो रेफरेंस प्लेन लिया जाता है, या तो नॉर्थ से मेजर करना है या तो साउथ से मेजर करना है। ठीक है, डिपेंडिंग कि आपका जो लाइन है वो किसके पास में, अगर वो नॉर्थ के पास में आता है तो अपन क्या करेंगे, नॉर्थ से एंगल मेजर करेंगे, अगर वो साउथ के पास में आता है तो अपन साउथ से एंगल मेजर करेंगे। ओके, इट कैन बी क्लॉकवाइज, इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज। इसमें ऐसे कोई रूल नहीं है कि वो क्लॉकवाइज ही होना चाहिए, कि वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। जैसे कि ये लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, दिस इज पॉइंट सपोज ओ से लेके ए तक का जो लाइन है उसको क्या दिख रहा है आपको, ऑब्वियसली ये ओ ए वाली लाइन जो है वो किसके पास में, आपके नॉर्थ के पास में आ रही है, तो उसको अपन क्या करेंगे, नॉर्थ से मेजर करेंगे। सिमिलरली वैसे ही ये साउथ के पास में आ रहा है तो उसको अपन कहाँ से मेजर करेंगे, ये वाली लाइन, ओबी वाली लाइन, इसको अपन साउथ से मेजर करेंगे। ये देखो, ये वाला क्लॉकवाइज जा रहा था, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था। ओके, सिंस इट इज एन क्वाड्रेंटल बेयरिंग, ठीक है, अपने को क्या करना पड़ेगा, जनरली अगर सपोज एंगल आ रहा है 45 डिग्री का, 45 डिग्री 0 मिनट्स, तो आपको क्या करना है, उसमें रेफरेंस प्लेन भी लिखना है। आपने एंगल मेजर कहाँ से किया, नॉर्थ से, और कहाँ तक चल रहा था वो, ईस्ट तक। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पे आता है तो ये क्या हो जाएगा, साउथ एंगल ईस्ट। वैसे ही यहाँ पे आता है तो वो क्या हो जाएगा, साउथ एंगल वेस्ट। वैसे ही अगर यहाँ पे आता है तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ एंगल वेस्ट। ओके, तो इस फॉर्म में अपन क्या करेंगे, आपकी क्वाड्रेंटल बेयरिंग को लिखने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, ओके, इसमें मैक्सिमम जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक रहेगा, 90 डिग्री तक रहेगा। ओके, बिकॉज ए सिंगल क्वाड्रेंट कंसिस्ट ऑफ 90 डिग्री ओनली। ओके, हाँ, वन मोर थिंग, this type of whole circle bearing, generally we use prismatic compass for this. An instrument called as prismatic compass is generally used for measuring what, whole circle bearing. Instrument which has been called as surveyor compass, एक सर्वेयर कंपास होता है जिसके हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेंटल बेयरिंग, या फिर इसी को अपन रिड्यूस बेयरिंग भी बोलते हैं, इसको अपन मेजर कर सकते हैं। ओके, नाउ कन्वर्सेशन ऑफ बेयरिंग फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, दिस इज इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को यही नहीं आता है कि उसको कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, क्या करना है, देखो, फर्स्ट वाला लाइन है 0 to 90 डिग्री, तो आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, मैंने बताया था आपको, नॉर्थ एंगल ईस्ट। वैसे ही 90 to 180 आ रहा है तो साउथ 180 माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी आपका एंगल आ रहा है उसको 180 से माइनस करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा आपका साउथ ईस्ट। सिमिलरली 180 से 270 के बीच में आ रहा है तो क्या करेंगे, साउथ, जो भी एंगल आया उसको माइनस करेंगे 180, दैट विल गिव यू डब्ल्यू, आपका ये एंगल मिल जाएगा। वैसे ही ओडी 270 to 360, नॉर्थ 360 डिग्री माइनस व्हाट एंगल, दैट विल गिव यू द फोर्थ एंगल। ठीक है, इस तरीके से आपको उसको कन्वर्ट करना है। जब ये अपन
इसके छोटे बड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब रिड्यूस बेरिंग से होल सर्कल बेरिंग करना है, तो सपोज नॉर्थ 30 डिग्री, सपोज नॉर्थ एंगल ईस्ट दिया हुआ है, तो उसको अपन डायरेक्टली क्या लिखेंगे एंगल, बिकॉज वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। अगर साउथ ईस्ट में आ रहा है एंगल, तो उसको अपन क्या करेंगे 180 माइनस व्हाटएवर योर एंगल, उससे क्या मिल जाएगा, सेकंड वाला पार्ट मिल जाएगा। साउथ वेस्ट में आ रहा है तो 180 प्लस योर एंगल, वैसे ही अगर नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है तो 360 माइनस योर एंगल, ओके। तो दिस इज द वे टू कन्वर्ट योर bearing from whole circle to reduced bearing and from reduced bearing to whole circle bearing. Now the important part of this is your forebearing and back bearing. The bearing of the line in the progress of the server indication by an arrow is called as your forebearing. The bearing in an opposite direction of your forebearing or in the direction opposite to survey is back bearing. This is very important. कई सारे लोगों को यही नहीं समझता है। Suppose this is your line AB, ठीक है, ये आपकी एक लाइन है AB, आपने क्या किया, कंपास को यहाँ पे रखा, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, ए से लेके बी तक का अपन जो एंगल है उसको अपन मेजर कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, ए पहले आता है कि बी पहले आता है, ऑब्वियसली ए पहले आता है, बी बाद में आता है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में आगे की तरफ आप मूव कर रहे हैं। तो क्या होने वाला है, ये जो आपका एंगल आपने मेजर किया इसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज योर फोरबेरिंग, बिकॉज इट इज बीन मेजर्ड इन प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे, ठीक है। वैसे ही अगर इंस्ट्रूमेंट अपने कहाँ पर रखा हुआ है, बी पे रखा हुआ है, आपका जो कंपास है वो बी पे रखा हुआ है, अपन क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ आ रहे हैं, बी से अपन ए को मेजर कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज योर बैक बेरिंग, ठीक है। अगर यही सर्वे लाइन को अपन ने क्या कर रहे हैं, बी पे रख के ए को मेजर किया, देन इट इज कॉल्ड एज योर बैक बेरिंग, ओके। फोर बेरिंग में क्या होगा, ये होगा आपका थीटा, हमेशा एक और चीज, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग हमेशा उनका जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एंगल आपने जो मेजर किया उसमें क्या लिखा हुआ है, थीटा, वैसे ही ये वाला जो एंगल लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है, थीटा प्लस 180, ओके। सो ऑलवेज फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग, द डिफरेंस ऑफ फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग इज व्हाट, 180 डिग्री, ओके। And determination of back bearing or for four bearing and back bearing differs by what, 90 डिग्री। the part important नहीं है, ये मैं आपको बाद में जब important चीज़ आएंगी तब मैं बता दूंगा आपको, ओके। then the important part is your included angle। included angle कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि calculate the included angle। तो included angle अपन कैसे निकालेंगे, सपोज यहाँ पे आपको दो लाइन दिख रही है, एक ये लाइन है, सपोज दिस इज OA, दिस इज OB। तो आपके पास एंगल दिया हुआ है नॉर्थ से, ओ से एक एंगल आ रहा है थीटा 1, ओ से बी का एंगल आ रहा है थीटा 2। तो अगर ये जो इनके बीच में एंगल हो गया, अब इसको अपन क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज एन इंक्लूडेड एंगल। वो कैसा निकलेगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1, दैट विल गिव यू इंक्लूडेड एंगल, ओके। After that, whole circle bearings, ये सब अपन देख लेंगे कैलकुलेशंस करते टाइम, मैं बता दूंगा तो आप लोगों को। Now next part is your calculation of bearings from angle। So bearings की हेल्प से अपन एंगल्स कैसे निकाल सकते हैं। bearing is one line is also required along the included angles, okay। in a close traverse, clockwise angles will be measured, will be the interior angle if the traverse is run in the anti-clockwise direction। bearing of a line equals to bearing of the preceding line plus included angle। so अगर अपने को bearings निकालना है वो कैसे निकलेगा, bearings of the preceding line, जो भी preceding line है उसका bearing प्लस उसका जो included angle है उसके हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, bearings निकाल सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट मैग्नेटिक कंपास से डायरेक्टली है, बिकॉज वो मैग्नेटिक नीडल यूज कर रहा है तो उससे अपने को जो बेरिंग मिलेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, इट इज डायरेक्टली कॉल्ड एज योर मैग्नेटिक बेरिंग। उसके बाद में डिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है आपका इंक्लिनेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल विद द हॉरिजॉन्टल। क्या होता है, कई बार जो नॉर्थ पोल है उसके तरफ आपका जो नीडल है वो क्या होता है, डिप होता है, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वो बिकॉज जिस तरफ उसको ज़्यादा अट्रैक्शन आ रहा है वो क्या होगा, आपका नीडल उस तरफ क्या करेगा, डिप करेगा। दैट डिप पोर्शन इज नथिंग बट योर डिप, जो अट्रैक्शन क्रिएट होता है, ठीक है, टुवर्ड्स द पोल, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिप। The north end is deflected down in the northern hemisphere while the southern end is deflected
डाउन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। द डिप इज जीरो एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या होगा, आपका जो निडल है वो क्या करेगा, एग्जैक्टली नॉर्थ पे आएगा, एग्जैक्टली आपका साउथ पे आएगा, तो उसमें कोई भी डिप क्रिएट नहीं होने वाला है। एट अ प्लेस नियर 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 96 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड, डिप विल बी 90 डिग्री। अगर ऐसी जगह पे अपन जाते हैं जहाँ पे 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है और 96 डिग्री क्या है, वेस्ट लैटिट्यूड है, तो डिप वहाँ पे एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। दिस एरिया इज कॉल्ड एज नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। सिमिलरली साउथ मैग्नेटिक पोल डिप इज 90 डिग्री। वैसे ही सिमिलरली साउथ में भी आपका ऐसे ही क्रिएट होने वाला है, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन किसको बोलेंगे अपन, देखो जनरली वी यूज इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एज योर कंपास, एंड इन कंपास वी यूज व्हाट, निडल्स। तो निडल्स यूज की जाती है, तो निडल की हेल्प से अपने को जो बेरिंग्स मिलने वाली है उसको अपन क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक बेरिंग। बट वो ट्रू बेरिंग नहीं हो रही, बिकॉज ट्रू बेरिंग किसको बोलते हैं, जो एग्जैक्टली नॉर्थ है, जो एग्जैक्टली साउथ है, उसके हेल्प से अपन नहीं ले पाते हैं। तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, ट्रू बेरिंग माइनस योर मैग्नेटिक बेरिंग, दैट विल गिव यू योर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इसके हेल्प से अपने को क्या मिलेगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन मिलने वाला है, ठीक है। अगर डिक्लिनेशन देखो राइट साइड की तरफ में आता है, जैसे कि ये आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है, निडल आपको क्या आ रहा है, इधर की तरफ में आ रहा है, तो ये क्या बोलेंगे अपन, डिक्लिनेशन टुवर्ड्स ईस्ट और पॉजिटिव। वैसे ही वेस्ट की तरफ आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्लिनेशन टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड विच इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, जैसे कि अभी देख रहे हैं आपको ये ईस्ट की तरफ जा रहा है तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव, या फिर ईस्ट डिक्लिनेशन। और ये अगर वेस्ट की तरफ जा रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन, वेस्ट डिक्लिनेशन, और ये क्या रहेगा आपका, नेगेटिव। Now there is an example given. What is the true bearing of a line if line AB, अपने को क्या निकालना है, ट्रू बेरिंग निकालना है ऑफ द लाइन AB if the magnetic bearing is south 25 degree west and the declination is 7 degree 30 minutes west। ओके, तो अपने को क्या दिया हुआ है कि आपका एक निडल है, ठीक है, और उससे एक लाइन मेजर की गई है जिसका जो बियरिंग आ रहा है वो कितना आ रहा है, साउथ 25 डिग्री वेस्ट आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करने का बोला हुआ है, उसमें जो डिक्लिनेशन दिया हुआ है वो कहाँ पे दिया हुआ है, वेस्ट की तरफ दिया, मतलब आपका जो निडल है वो वेस्ट की तरफ झुका हुआ है, कितने डिग्री से, 7 डिग्री 30 मिनट से, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो साउथ वेस्ट में आपका जो एंगल है उसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये आपका पहला एंगल आ गया जो अपने को लाइन मेजर करने बोला था 25 डिग्री का, ठीक है। अब देखो डिक्लिनेशन यहाँ पे अगर 7 डिग्री का आ रहा है, 7 डिग्री 30 मिनट का, ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी कितना आएगा, एग्जैक्टली 7 डिग्री 30 मिनट्स का आएगा, ठीक है। तो आपका ट्रू बेरिंग कहाँ पे आना चाहिए, देखो साउथ एग्जैक्टली यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे रहे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 25 डिग्री में से ये वाला एंगल को क्या करना पड़ेगा, माइनस करेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, आपका ट्रू बेरिंग। तो 25 डिग्री में से माइनस करेंगे 7 डिग्री 30 मिनट्स, दैट विल गिव यू व्हाट, 17 डिग्री 30 मिनट साउथ वेस्ट। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, आपका जो बेरिंग्स है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रू बेरिंग को, ठीक है। ये समझ में आया हो। After that we will see about diurnal variation. So basically it is the variation in a day, कि दिन भर में आपके मेजरमेंट्स में क्या वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्यूरेनल वेरिएशन, ठीक है। जनरली द वेरिएशन इज मोर ड्यूरिंग द डे टाइम एज कम्पेयर टू द नाइट टाइम, मोर एट मैग्नेटिक पोल एंड लेसर एट द इक्वेटर। जैसे जैसे आप मैग्नेटिक पोल्स के तरफ जाओगे तो वहाँ पे वेरिएशन की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और वैसे जैसे ही आप इक्वेटर की तरफ आने लगोगे वैसे वैसे आपका क्या होगा, आपके जो मेजरमेंट्स है उसमें वेरिएशंस कम आएंगे, ठीक है। Considerably more in summer than in winter. It is also affected by the weather. So in summer season it is more, in winter season it is less. It changes from year to year because every year there might be some slightly difference in the temperature, or the weather is not same every year. Okay. Then we will study about annual variation. So the variation over a period of a year. So अगर
वेरिएशन अपन मेजर कर रहे हैं या फिर अपन देख रहे हैं कितने साल भर के लिए, तो उसको अपन एनुअल वेरिएशन बोलेंगे। ठीक है, सेक्युलर वेरिएशन किसको बोलेंगे, वेरिएशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड अप्रोक्सीमेटली 250 ईयर्स, मतलब 250 साल के करीब अगर अपन वेरिएशन चेक करें तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सेक्युलर वेरिएशन। ठीक है, follows a roller coaster pattern, swings like a pendulum. Most important in the work of a surveying. In Paris, the record shows the variation of a declination of 11 degree east in 1680 and 20 degree west in 1820. As you can see that they have got a data of Paris in which the variation which was recorded in 1680 was 11 degree east. Now, after 250 years, the variation is 20 degree west in in the present year of 1820. Okay, so this type of variation is considered to be a secular variation. Now, irregular variation are due to magnetic storm, earthquakes, and solar influences. So, irregular variation happen because of the various natural features, like sometimes storm occurs that affect the magnetic needle. So, some variation happens because of earthquakes. Sometimes of the variations occur because of solar influences. The variation occurs. Okay. After that, we'll study about the determination of true bearing. So, true bearing, as I've told you, if you want to find out true bearing, you need to what? Add magnetic bearing plus declination, and sign conversation will be what? If the inclination is toward east, then you need to add, and if the inclination is toward west, then you need to minus it. Okay. If the reduced bearing is given, it is advisable to draw a diagram and calculate the bearing. So if you have got the reduced bearing, suppose आपको कैसा दिया हुआ है कि अगर bearing इस फॉर्म में दिया हुआ है, reduced bearing के फॉर्म में दिया हुआ है, then it is very suitable to draw the diagram and to calculate what your true bearings. Okay. Now the magnetic bearings, suppose an example is given 40 degree 30 minutes. What is the true bearing? So here we have got magnetic bearing of 40 degree 30 minutes. What is the true bearing? यहाँ पे अपने को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितने का दिया हुआ है, 60 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि अगर डिक्लिनेशन टुवर्ड्स ईस्ट है तो डायरेक्टली आपको जो भी रीडिंग है उसमें क्या करो, आपका जो भी डिक्लिनेशन उसको ऐड करो, मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस डिक्लिनेशन, दैट विल गिव यू व्हाट, दैट विल गिव यू योर आंसर, दैट इज योर ट्रू बेयरिंग। सो ट्रू बेयरिंग कैसे निकलेंगे, 40 डिग्री 30 मिनट्स। ओके, तो 40 प्लस 6 46 हो रहा था, ये 30 ऐड होकर 47 एक डिग्री और बन रहा है, तो मतलब ये कितना हो गया 47 डिग्री 0 मिनट्स। ओके, आफ्टर दैट इफ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, अगर इसी क्वेश्चन में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 4 डिग्री 30 मिनट्स वेस्ट में दिया हुआ है तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली इस क्वेश्चन में से अपन क्या करेंगे, उसको अपन माइनस करेंगे। One minute. This is south 38 degree 30 minutes, west minus 4 degree 30 minutes. I think the question is not properly given, and the question, the value of the bearings is not given. In this, the bearing is suppose south 38 degree 30 minutes west. So in that case, what you need to do is, because the declination is toward west, what we need to do, minus this value directly with the bearings. Okay, so 38 degree 30 minutes minus 4 degree 30 minutes gives you south 34 degree west. Okay, तो आपका जो फाइनल आंसर आता है वो आता है साउथ 34 डिग्री वेस्ट। ओके, अब यही क्वेश्चन में क्या बन रहा है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 3 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डिक्लिनेशन ईस्ट के तरफ है तो उसको क्या करना है, ऐड करना है, वेस्ट के तरफ है तो उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो साउथ 38 डिग्री 30 मिनट वेस्ट प्लस क्या करेंगे, बिकॉज डिक्लिनेशन ईस्ट में है, प्लस 3 डिग्री 30 मिनट्स, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 38 प्लस 3 आ रहा है, 30 मिनट्स भी यहाँ पे ऐड हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 डिग्री हो जाएगा, टोटल आ रहा है 42 डिग्री, तो साउथ 42 डिग्री वेस्ट। ओके, दिस इज योर ट्रू बेयरिंग। The next topic is your local attraction. So as I have told you,
that the difference between your forebearing and back bearing is always 180 degree, and suppose if the difference is not coming out to be 180 degree, then it is said that it is having a local attraction over there. Local attraction is basically because of some heavy steel, nickels, or electric poles, transmission line. They can affect the direction of the needle, and that can cause your local attraction. ओके, तो लोकल अट्रैक्शन अपन किसको बोल रहे हैं कि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का जो डिफरेंस है हमेशा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए। तो अगर सपोज आपने मेजरमेंट कर लिया, करने के बाद जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो एक्चुअल में 180 डिग्री का डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो वो किस वजह से नहीं आ रहा है? वो बेसिकली इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि आपने जहाँ पे कंपास रखा है वहाँ पे क्या हो, कोई हेवी स्टील हो, कोई निकल का कोई प्लेट्स हो, ठीक है। हो सकता है कि वहाँ इलेक्ट्रिक पोल्स हो या फिर ट्रांसमिशन लाइन हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी जो निडल है उसके डायरेक्शन को अफेक्ट करते हैं, और उसी के वजह से जो आपका फोर बेरिंग और बैक बेरिंग है उनका डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आता है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज योर लोकल अट्रैक्शन। ओके, आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन योर प्रिज्मेटिक एंड सर्वेयर कंपास। जनरली कंपास सर्वेइंग में यही दो टाइप के कंपास यूज करते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास में जो मेजरमेंट किया जाता है वो कैसे किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ होल सर्कल बेरिंग। और सर्वेयर कंपास में कैसा करते हैं? क्वाड्रेंटल बेरिंग में। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया कि आपका प्रिज्मेटिक कंपास में अपन मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं? होल सर्कल बेरिंग, और सर्वेयर कंपास में हो गया आपका क्वाड्रेंटल बेरिंग, ठीक है। होल सर्कल बेरिंग में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है फ्रॉम जीरो? मिनिमम कितनी होंगी? 0, मैक्सिमम रहेगी आपकी 360 डिग्री। और क्वाड्रेंटल बेरिंग में बिकॉज वो क्वाड्रेंट में है तो वो क्या होगा? 0 to 90 डिग्री। ओके, और ग्रेजुएशन जो होते हैं उसमें जो ग्रेजुएशन मार्क किए जाते हैं प्रिज्मेटिक कंपास में कैसे किए जाते हैं? इन्वर्टेड किए जाते हैं, बिकॉज वी हैव टू सी देम थ्रू प्रिज्म। सो ऑब्वियसली अगर वो इन्वर्टेड नहीं रहेंगे तो आपको क्या रहेंगे? आपको दिखेंगे ही नहीं। और सर्वेयर कंपास में प्रिज्म नहीं यूज किया जाता है, इसलिए उसमें डायरेक्टली स्ट्रेटली आपको उसमें आपके ग्रेजुएशन मार्क किए जाते हैं, ठीक है। निडल कैसे प्लेस कर रहे हैं? निडल टाइप इज फिटेड टू द बॉटम ऑफ द एल्यूमिनियम रिंग्स। तो प्रिज्मेटिक कंपास में जो आपकी एल्यूमिनियम रिंग होती है उसमें क्या किया जाता है? बॉटम में उसको फिक्स किया जाता है। और सर्वेयर कंपास में एज बार टाइप की यूज की जाती है। ओके, आफ्टर दैट स्केल फ्री टू फ्लोट अलॉन्ग विद द ब्रॉड टाइप ऑफ मैग्नेटिक निडल अटैच विद द बॉक्स। जो आपकी स्केल होती है, ये आपने देखा होगा कि जो कंपास होता है उसमें जो वो रिंग होती है, ग्रेजुएटेड रिंग जो होती है, वो क्या करती है? प्रिज्मेटिक कंपास में वो मूव करती रहती है। लेकिन सर्वेयर कंपास में वो क्या होती है? आपका जो बॉक्स दिया होता है उसी में वो अटैच होती है, ठीक है। साइटिंग एंड ऑब्जेक्ट्स, साइटिंग एट द ऑब्जेक्ट एंड टेकिंग द बेरिंग्स। अब ये इसके बारे में अगर अपन डिस्कस करें कि अगर आप साइट कर रहे हो ऑब्जेक्ट को और उसी टाइम पे अगर आपको बेरिंग मेजर करना है, कैन बी डन साइमल्टेनियसली इन केस ऑफ ऑल प्रिज्मेटिक कंपास। तो अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? आप कोई भी ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट भी कर सकते हो और उसी टाइम पे उसका क्या कर सकते हो? आप बेरिंग में मेजर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सर्वेयर कंपास में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा? उसको क्या करना पड़ेगा? बाइसेक्ट करना पड़ेगा। उसी के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? उसका बेरिंग देखना पड़ेगा, ठीक है। ट्राइपॉड इज नॉट एसेंशियल इन केस ऑफ वॉट? प्रिज्मेटिक कंपास। इन केस ऑफ your surveyor compass it is very essential. Okay, after that we'll see about the adjustment of prismatic compass. There are various adjustment required to prismatic compass before using it. They are called as temporary adjustment. So जहाँ पर भी आप जितने बार भी इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करोगे तो आपको ये टेम्पररी एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा? परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। सो द पहला जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? सेंटरिंग, ठीक है। सेंटरिंग मतलब क्या होता है कि आपका ग्राउंड पे जो पॉइंट है उसको आप क्या कर रहे हो? एग्जैक्टली जहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है उसके सेंटर पे लेके आ रहे हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सेंटरिंग, ठीक है। तो सेंटरिंग किसके हेल्प से करेंगे? सेंटरिंग जनरली क्या किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ प्लम बॉब किया जाता है। अगर आपके पास इन केस प्लम बॉब अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे? यू कैन यूज अ स्मॉल स्टोन ऑल्सो, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस इज योर सेंटरिंग। आफ्टर दैट लेवलिंग इज योर सेकेंड प्रोसेस। लेवलिंग मतलब क्या होता है कि आपका जो लाइन ऑफ साइट है, जो भी ऑब्जेक्ट को आप बाइसेक्ट कर रहे हो परफेक्टली क्या होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो उस केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसको परफेक्टली लेवल करना पड़ेगा। तो आपके प्रिज्मेटिक कंपास में क्या दिया जाता है? जो ट्राइपॉड होता है उसमें एक बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट दिए जाते हैं, जिसके हेल्प से आप क्या करोगे? उसको एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल करोगे बिफोर टेकिंग द रीडिंग, ठीक है।
रीडिंग लेने के पहले वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, बिकॉज लाइन ऑफ साइट जो होना चाहिए वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर लेवलिंग. देन फोकसिंग द प्रिज्म. प्रिज्म को फोकस करना ज़रूरी इसलिए है बिकॉज आपको बेयरिंग्स मेजर करना है. तो बेयरिंग्स मेजर किसके हेल्प से करोगे? विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म. तो प्रिज्म को फोकस क्या कैसे किया जाता है, उसको एडजस्ट करने के लिए अपने पास क्या किया जाता है, स्क्रूज होते हैं जिसके हेल्प से वो ऊपर नीचे एडजस्ट होता है. तो आप अपने हिसाब से उसको ऊपर नीचे की तरफ एडजस्ट करो सो दैट जो ग्रेजुएशन मार्क्स है आपके कंपास में वो आपको क्लियरली विजिबल हो. ओके, दिस इज अबाउट योर टेम्परेरी एडजस्टमेंट. तो जितने बार आप इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करोगे उतने बार आपको ये टेम्परेरी तीनों भी चीज़ें करनी पड़ेंगी. ठीक है. आफ्टर दैट देयर इज परमानेंट एडजस्टमेंट. इंस्ट्रूमेंट में अगर आप कोई फॉल्ट आ जाता है उसको अगर अपन रिपेयर कर रहे हैं तो वो पार्ट अपना काम में आ जाएगा. दैट विल बी अंडर योर परमानेंट एडजस्टमेंट. डन व्हेन द फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन द पार्ट्स आर डिस्टर्ब. तो कहाँ पे कब करना पड़ेगा? जब फंडामेंटल रिलेशंस जो है वो डिस्टर्ब है उसके. तो इन दैट केस यू नीड टू परफॉर्म व्हाट? यू नीड टू परफॉर्म योर परमानेंट एडजस्टमेंट. ओके, तो इतना ही है आपका कंपास सर्विंग का पार्ट. इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो अपन देख लेते हैं. So we will start with the level 1 type of question. The first question is for generate survey the system of angular measurement in India. The first option is centesimal system, hexadecimal system, R system, none of the above. So in case of your system of angular measurement in India, the system it is called as hexadecimal system. So if this type of question occurs, you need to write the correct answer is your hexadecimal. Okay. After that, the magnetic meridian at a point is so suppose if a magnetic meridian at a point is the direction shown by the freely floated and balanced magnetic needle line passing through geographical north-south pole, both A and B, and none of the above. So magnetic meridian represent what? The direction which is being shown by the floating needle. So freely floating needle and balanced magnetic needle, that direction is called as your magnetic meridian. So for the second question, the correct answer is your first one. After that, the horizontal angle between the true meridian and the survey line. So suppose there is a survey line. Suppose this is your true meridian. Okay, this is your survey line, and the angle between them it is also called as your true bearing. Mostly it is called as true bearing, and it is also called as azimuth. So the correct answer is azimuth. It is either called as true bearing or it is called as azimuth. So it can ask over there about true bearing also. It can ask about azimuth also. Okay. Now the fourth question is here the vertical angle between longitudinal axis of a freely suspended magnetic needle and horizontal. So if the vertical angle is been measured between the longitudinal axis of a freely suspended magnetic needle and horizontal, it is considered to be a dip. So the correct answer is for that is your dip. The angle of dip at the equator. So at the equator generally there is no dip. So the correct answer will be 0 degree. After that, the next question is the horizontal angle between the true meridian and the magnetic meridian. So this is your true meridian, this is your magnetic meridian. So this part is called as dip. It is also called as declination. So correct answer is both B and C, the last one. Next part, the negative declination shows that magnetic meridian is to the. So negative declination is mostly towards west. So north, this one is wrong. South of true meridian wrong. East of true meridian wrong. That means the answer is none of the above. So the correct answer is none of the above. Next part is your agonic lines passes through the point of zero declination. So the line which is passing from zero declination is called as agonic lines. The next question is the magnetic declination of a survey line at any place. So the magnetic declination
of a survey line at any place, it remains constant, changes systematically, varies from time to time, none. It mostly remains same at different places. So the first one is correct. During secular variation of magnetic meridian at various places, range and the period of oscillation are constant. Range only varies, period of declination none of the above. So in secular variation of magnetic meridian at various places, range and the period of oscillation remains constant. Okay. After that, the reduced bearing of a line is determined by. So if you want to find out the reduced bearing of a line, you can use an instrument which is called a survey compass, because survey compass directly give you the bearing in quadrantal bearing form, which is also called as reduced bearing. Now you need to select the correct statement. Magnetic bearings of the line does not remain constant. Correct statement. Variation is more in winter than in summer. So this is wrong, because the variation is more in summer. The forebearing and back bearing of the line differs by 360 degree. This is also wrong. It differs by 180 degree. The prismatic compass is graduated in quadrantal bearing system. No, this is also wrong, because it is in the form of whole circle bearing. So the correct one is the first one, that the magnetic bearing of the line does not remain constant. Now the next question is, true meridians are generally preferred to magnetic meridian because the true meridians will not change, because the magnetic meridian can change. So are easily determined, it remain constant. So the second one is the right answer, because the true meridian, that is the north and the south pole, that will never change. So they are more considered or preferred over your magnetic meridian. Okay. Next one is your question is your reduced bearing of a line is, first part is always in clockwise direction, always measured in anti-clockwise direction, measured either clockwise or anti-clockwise depending upon the quadrant, none of the above. The answer is your C1, because in reduced bearing, suppose the line is near north, we'll have to measure it from north in clockwise direction. Suppose the line is near south, you have to measure it in anti-clockwise direction. So whichever pole is near, you need to measure it from there, and it can be clockwise, it can be anti-clockwise. So the third one is your correct answer. Next, the graduation in prismatic compass. So the prismatic compass, generally the graduation is in the form of whole circle bearing. So from 0 to 360 degrees. The C answer is your correct. Local attraction of magnetic compass is 2. Basically, local attraction is what, when you measure forebearing and back bearing, the difference of forebearing and back bearing should be 180 degree. If it is not coming 180 degree, then it is said to have local attraction. It is basically because of some metallic object or wire current transmission towers. Because of that, local attraction happens. So the metallic object, you can say that it can cause local attraction. So the correct answer is A. The local attraction at a place may be due to key bunches, steel button, current. As I have told you, current can cause the variation and can cause local attraction. So correct answer is your C. The amount of correction due to local attraction at a place. The amount of correction due to local attraction place varies with the bearing, is constant for all bearing, as a time variant, or none. So generally the amount of correction due to local attraction is constant at all bearing. So the second answer is your correct. Now the first temporary adjustment of prismatic compass. Whenever you set up your prismatic compass, the first step you need to perform is to do the centering. So leveling is not the first part, centering is the first part, focusing is not the first part, and the parallax is also not the first part. So the correct answer is centering. After that, temporary adjustment mean those made periodically at every step to restore fundamental relation between various parts.
So temporary adjustment is not a periodical part. It is normally done at every setup. Whenever you set up your instrument, you will have to perform temporary adjustment. So at every setup is the correct answer. To restore fundamental relation between the various parts, it is under the category of permanent adjustment. So the correct answer is C, at every setup. Okay. The next question is on the graduated range of prismatic compass. 90 degrees marked at dash end of the needle. So in your prismatic compass, the graduations are marked in what? Pole circle bearing form. So it starts with 0 degree on the north and 90 degree, and it is measured in clockwise direction. So the correct answer 90 degree will be at west. Okay, so the correct answer for this question is, because the 90 degree will be marked at west, because we are taking the measurement from north in clockwise direction. So the first quadrant or the first pole which will occur is your west pole. And after that, which of the following can be held in hand while taking observation? So for surveyor compass we required a tripod, but in case of prismatic compass we can directly use it. Okay, so prismatic compass you can use it in your hand and you can directly do your measurements. Okay, after that, the type of needle used in prismatic compass is H bar type of needle, broad needle, blunt needle, none. So we have studied this in the comparison between prismatic and surveyor compass. The broad needle is generally used in your prismatic compass, and H bar type of needle is used in your compass surveyor. Okay. The next question is the instrument error in compass surveying is because, so instrumental error in your compass surveying happens because of variation, inaccurate leveling, no counterweight to counteract the dips, or local attraction. So instrumental error basically happens because of the no counterweight to the counteract to dip. Okay, this is your reason, which is because of which your instrumental error happens. Okay. Now the next question is, your prismatic compass is considered to be more accurate than surveyor compass because of what? Sliding glass in the object when prism provides a facility to readings of graduated circle. Graduations are whole circle bearing, or none of the above. So basically a prism has been provided and we can clearly measure your readings. So that is why your prismatic compass is preferred over your surveyor compass. The next question, if forebearing of the line is south 49 degree 52 minute east, the back bearing of the line will be what if there is no local attraction. So in case of your reduced bearing, if you want to find out what the back bearing and the forebearing is given, you need to only change the poles. So it will be what, because there is no local attraction, this south will get converted into north because the difference is exactly 180 degree. This east will get converted into west and the angle will remain same, 49 degree 52 minutes. So north 49 degree 52 minute, west, this is your correct answer. Okay, the next question is ABCD is a regular parallelogram plot of land whose angle BAD is 60 degree. If the bearing of line AB is given as 30 degree, then the bearing of line CD is what? Okay, so what it is saying that there is a rectangular plot, a parallelogram plot is of this shape. So we have got the sides at A, B, C, D. Okay, the first, suppose this is your meridian, this angle is what? 30 degree, and the angle BAD, this angle is what? This angle is coming out to be 60 degree.
So with the help of this, we can easily calculate what, since we have got the forebearing of AB, we can calculate the back bearing of your AB. That will be what? Forebearing plus 180 degree. So 180 plus 30, this will give you this value. This value is coming out to be 180 plus 30, that is 210. Okay, so we have got the back bearing of BA. So from here we can also calculate what? So since this angle is coming out to be what? 210, we can also calculate this angle. This angle will be also what? Similar to this. So this will be what? 210 minus 180 degree. So this will be 30. And again 30 plus 180, this will be 210. So the correct answer is 210 for this answer. This question. If the whole circle bearing of any lines are observed by prismatic compass is 120 degrees. So a line has been observed and the whole circle bearing of that particular line with the help of prismatic compass is coming out to be 120 degree. Its bearing on surveyor compass will be what? So in whole circle bearing, the bearing is in the form of what? In prismatic compass, the bearing is in the form of whole circle bearing. In surveyor compass, it is in the form of reduced bearing. So we need to convert this 120 into your reduced bearing. So 120 will lie somewhere here. This is north, this is south, this is east. It is lying in southeast direction. So we need to measure this angle in anti-clockwise direction. So we have got this value from north to this line, which is coming out to be 120 degree. So in order to calculate this value, we need to minus it with 180 degree. So 180 minus 20, that will give you 60, and it will be represented by southeast because it is near to south pole and it has been measured anti-clockwise direction. So south 60 degree east. So the correct answer for this is your B. Now the next question is the bearings of line AB is given as north 30 degree west. So we'll draw AB first. This is your point AB, point A from here to here. Since it is northwest, this is the point B. Then BC line is also given. The BC line is north 40 degrees, so 40 degrees will be somewhere here. Okay, this is C. And then calculate what the angle between ABC. So you need to calculate this angle. So how you can calculate this angle? So we have got the value of this particular angle. This is coming out to be what? 30 degree. Okay. So with the help of this angle, we can calculate the back bearing of this side. So the back bearing will be this portion. So this will be also equal to what? 30 degree. So we need to calculate the total angle. We need to know this total value. So that will be what? 180. Or you can say we need to calculate this portion also. Okay. So for that, what we need, from here to here we can calculate this value, because this side is what? 180 plus 30, that will give you this side, and minusing it with 270 we can get this value. So this value is coming out to be what? 270 minus 180 plus 30. Okay, so this is 210. So this side is what? 60 degree. Now to calculate this side, we have got the forebearing of BC. The BC is coming out to be what? BC is north 40 degree east. So we have got this value, north 40 degree east. So I'm minusing it with 90 degree. So
90 minus 40, that will give you what? 50. So by adding 60 plus 50 will get what? The correct value. So the correct answer is your 110. This is the correct value. After that, the next question is isogonic line passes through the point. So whenever this word come iso, that means it is something related to equal dimensions. So there are two things which are written over here, that is equal declination and equal dip. So the correct answer for this is your C1, that is your equal dip. So whenever isogonic lines are set, then it is considered to be a line which is passing through equal dips. Okay, whenever you draw a line which is passing from equal dip, then they are called as isogonic lines. Okay, the angle of dip at magnetic needle and magnetic poles are, so angle of dip at generally the magnetic poles are very equals to what? 90 degree. This we have studied in the theoretical part of that. So the angles of dip magnetic pole is generally 90 degree. After that, the quadrantal bearing of a line north 30 degree 30-minute east. The back bearing of the line in azimuth system is nothing but your whole circle bearing system, WCB. So quadrantal bearing of line is given. We need to convert the back bearing of line. Okay, so basically this value is your forebearing. We need to convert it into back bearing, and that too in whole circle bearing form. So how can you calculate that? By drawing it in a diagram. We'll draw the diagram first. So we are considering a line, suppose point A to B. We have got this value 30 degree 30 minutes. So this is your point B. So the back bearing will be what? This angle will be also what? 30 degree 30 minutes. But we need to calculate it in the form of what? In the form of your whole circle bearing. So it will be what? 180 plus 30 degree 30 minutes. So 180 plus 30 degree 30 minutes. So 180 plus 30 means what? 210 30. So the correct answer is your A1, that is 210 degree 30 minutes. Let me check the answer. 33. The correct answer is A. Correct. Now question is given, a line AB was drawn to have a magnetic bearing of 25 degree 30 minutes in an old map, and the declination was 2 degree 30 minutes. So from here you can get the correct value for the declination towards east. You need to first add this value. So 25 degree 30 minutes plus 2 degree 30 minutes, that will give you what? 1 degree, this 26, 27, 28 degree. So for the old map, the correct true bearing was 28 degree. Now the magnetic bearing of the line, if the present declination is 5 degree 30 minutes, so what we need to do? We need to minus this value, because the declination is toward west. Whenever the declination is toward west, we need to minus. Whenever it is toward east, we need to add this. So minus 5 degree 30 minutes. So the correct answer for this is your 33 degree 30 minutes. We have to calculate this. 28 minus 5 degree 30 minutes. Okay, so the answer is coming out to be 33 degree 30 minutes. The next question is, your magnetic bearing of a line AB is south 30 degree west. Calculate the two bearings of the declination is 5 degree east. So you need to what? You need to add this value. So 30 plus 5, or you can directly draw the diagram.
It is southwest. So 30 plus 5, that will give you 35 degree southwest. Since it is in west, we need to since it is in east direction, we need to add it. If it would have been in the west direction, we would have to subtract it. In a prismatic compass, the magnetic needle moves with the box. In the prismatic compass, the magnetic needle does not move with the box. The magnetic needles and the graduated circles do not move with the box. Line of sight does not move with the box. All of the above is correct. So in 36 one, the magnetic needle and the graduated circle do not move with the box because they are attached with each other, the needle and the graduated circle, and they are freely suspended and they can move. Okay. And the grid lines are parallel to what true meridian or the center line of the grid magnetic meridian or the true meridian of boundary lines. So the grid lines are generally parallel to what true meridians of the central lines of the grids. So an arbitrary true meridian is considered, and the line is generally passed through that part only. Now the true meridian is of a place in a line in which Earth's surface is intersected by a plane passing through. So true meridian is generally represented by what the geographical north and south pole. So it is not represented by magnetic north and south because this is represented by magnetic needle, and the geographical north and south pole is directly the representation of true meridian. And east west is not the correct answer. None of these is not the correct answer. Those are correct answer. So true meridians of a place in the line in which the Earth's surface is intersected by the place passing through the geographical north and south pole. The B1 is your correct answer. Okay. The compass was set up on the station A and the bearing AB was measured as 309 degree 15 minutes. The same instrument was then shifted to station B and the bearing of BA was found to be 129 degree 15 minutes. Then the station is affected by local attraction or not. So you need to do what? You need to subtract this value from this value, because whenever we measure the forward bearing and back bearing, the difference should be what? Exactly 180 degree. And if it is not coming out 180 degree, then you can say that it is having a local attraction. So you try to subtract this value, and if it is coming out to exactly 180 degree, then there will be if it is coming out to 180 degree, then there is no attraction, and if it is not 180 degree, then that means that it is affected by local attraction. So try to solve this and check the answer. The correct answer for this is your B1, neither A and B, because the difference is coming out exactly 180 degree. Okay. The 40 question is the local attraction is due to magnetic material which are avoidable, unavoidable, both A and B. So obviously the local attraction will be because of unavoidable objects. The next one is if the magnetic bearing of a line is 48 degree 24 minutes, the magnetic declination is 5 degree 38 minutes east, then the true bearing is what? So you need to do what? For east you need to add it. So the 41 answer is what? 48 degree plus 5 degree 38 minutes. So the correct answer is 48 degree 24 38. Let me check first this one. This is 2, this is 1 362. Okay, this is 48 49 50 53.
Okay, so 54 degree 2 minutes. So the correct answer is 54 degree 2 minutes. So this is your final answer. So we will do it. Other questions I will provide you the PDF. You can also solve it. Okay, thank you.